नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में। मैं शिवेन पांडे आज आपके लिए ले आया हूं समास। समास का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और समास एमपीएसआई, व्यापम, जेल पहरी, एमपीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एमपीएसआई में तो 4 से 5 नंबर का, 3 से 4 या 3 से 5 नंबर का समास हर बार आता है और 5 नंबर दोस्तों कहीं से उठा लाना, किसी भी टॉपिक से 5 नंबर जो फिक्स है और ला लेना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो जेल पहरी, एमपीएसआई और व्यापम के सभी एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी आती है, समास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आइए हम समास के बारे में जानते हैं। समास क्या है? सबसे पहला सवाल उठता है कि समास क्या है। तो दोस्तों समास को समझने के लिए थोड़ा सा संधि भी समझना जरूरी है, इसलिए हमने संधि को पहले ही निपटा डाला है। तो संधि को निपटा डालिए आप भी और वीडियो को देख डालिए, मेरे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। दोस्तों समास का ज्यादा कोई तूफानी मतलब नहीं होता। समास का केवल मतलब होता है संक्षेप करना, अर्थात छोटा कर देना। उसी को सह संक्षेपण भी बोलते हैं। और जब छोटा करने के बाद जो एक पद बनता है उसको बोलते हैं समस्त पद। समस्त पद बोलते हैं या फिर समसिक पद बोलते हैं। ठीक है, तो समसिक पद या समस्त पद दोनों बोला जाता है छोटा करने के बाद। सरल भाषा में बोले तो दो शब्दों को मिला के छोटा कर देना समास कहलाता है, और जो वो छोटा शब्द बनता है तो उसे समसिक पद या समस्त पद कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे पढ़ लेते हैं किताबी भाषा में। तो किताबी भाषा कहती है कि दो या दो से अधिक शब्द या पद मिलकर क्या बनाते हैं? एक सार्थक शब्द बनाते हैं। दो या दो से अधिक पद या दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं, जिसको समास कह देते हैं। संधि में क्या था? दो या दो से अधिक वर्ण था, तो वहां पर वर्ण की बात की गई थी संधि में, यहाँ पर पद की बात की गई है या तो शब्द की बात की गई है। और वर्ण वाला में मैंने बताया था कि शब्द क्या होता है, वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, वाक्य क्या होता है, पद क्या होता है। यदि आपको ये नहीं पता है तो आप जाके वहां से ये देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक था वर्णमाला का। वर्णमाला पढ़ना बहुत ही आवश्यक है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, खास तौर में हिंदी का। तो समास का अर्थ है संक्षेप करना, दूसरा अर्थ होता है सरसंक्षेपण करना। समास का अर्थ ऑप्शन में पूछ लेता है। तो इनसे बने हुए शब्द को जो कहते हैं तो समस्त पद या समसिक पद कहते हैं। अब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो शब्द बनता है उसे कह देते हैं, सार्थक शब्द को कह देते हैं समास। अब समास विग्रह को समझ लेते हैं। तो समास विग्रह समस्त पद या समसिक पद को अलग अलग कर देना। अब देखिए क्या होता है कि उल्टा चलने हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कर दें। यदि आपका जो पद बन चुका था उसी को यदि आप तोड़ दें, मतलब क्या कर दें, छोटा छोटा कर दें, या फिर जो आपका समसिक पद बना था उसको यदि आप छोटा कर देंगे तो उसको कहते हैं क्या? समास विग्रह। तो समास विग्रह और समास दोनों अलग अलग शब्द हैं, मैं यह बताना चाहता था। तो समास अलग चीज है, समास विग्रह अलग चीज है। अब समास को समास विग्रह करके पहचाना जाता है, ये अलग बात है। तो आइए समझते हैं। तो समास, अब यहां पर आप समझ लीजिए, समस्त पद या समसिक पद को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं या तो व्यास कहते हैं। व्यास का भी अर्थ होता है बड़ा कर देना। तो ये यदि आपको राइटिंग ना समझ में आ रही हो, छोटा दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, इसको आपको देखना भी नहीं है, आपको केवल मेरी बातें सुनना है। तो उदाहरण ले लेते हैं नीलकमल। तो जैसे एक उदाहरण है नीलकमल, तो नीलकमल क्या हो गया? एक ये पद हो गया, इसको बोलते हैं समस्त पद। ठीक है, इसको बोलते हैं समस्त पद। इसी को यदि आप समास करके विग्रह करके बड़ा कर दीजिए तो नीला है जो कमल बन जाता है। नीला है जो कमल। अब ये जो आया है ये कहलाता है समास विग्रह, ये कहलाता है समस्त पद। इसको बोलते हैं समास विग्रह या समास विग्रह या फिर व्यास। मैं रिपीट इसलिए बार बार करता हूं तो ताकि आपके कानों को चुभे और आपके कानों में ये बात हमेशा के लिए स्टोर हो जाए, दिमाग में भी स्टोर हो जाए, कान में भी स्टोर हो जाए। तो नीला है जो कमल, ये कहलाता है समस्त समास विग्रह, और जो नील कमल है वो कहलाता है समस्त पद।
अब समास रचना के मुख्यतः दो पद होते हैं। समास रचना में मुख्यतः दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद को पहला पद भी बोला जाता है और उत्तर पद को अंतिम पद बोला जाता है या तो दूसरा पद बोला जाता है, क्योंकि समास में केवल दो ही पद हैं, तो पहला पद और अंतिम पद या तो दूसरा पद भी कह सकते हैं आप। अब समास के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो समास के प्रकार के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समास तो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। यदि पद प्रधानता की दृष्टि से पूछ लिया जाए समास की संख्या, तब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पहली बात मैंने यह कही है कि समास मुख्यतः सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं। यदि ये पूछा जाता है तब आपको उत्तर लगाना है 6। ठीक है। अब यदि पूछता है कि पद प्रधानता की दृष्टि से समास की संख्या बताइए, तब आपको बताना है 4। ठीक है। क्योंकि जो हमारे गुरु हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु, जो हिंदी के विख्यात गुरु हैं, ये जो कह देते हैं तो इनकी बात को सुना जाता है। इन्होंने यह कह दिया था कि पद प्रधानता की दृष्टि से समास केवल 4 प्रकार के होते हैं और कामता जी ने समास को केवल 4 ही माना है, लेकिन सामान्यतः समास को 6 माना गया है। अब हम 6 समास की संख्या की बात कर लेते हैं। तो 6 समास जो है, तो पहला समास आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। कोई नई बात नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब जो अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि और तत्पुरुष, ये मैंने नोट कर दिया है। ये ऊपर के जो समास है, 4 समास जिनमें अव्ययी, द्वंद्व, बहुब्रीहि और तत्पुरुष आते हैं, ये पद प्रधान समास कहलाते हैं। पद प्रधान समास क्यों कहलाते हैं इसकी मैं आगे चर्चा करूंगा, आज ही करूंगा। तो वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको पसंद आ रहा हो तो ठीक है। अब अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, ये पद प्रधान समास कहलाते हैं। पद प्रधान समास क्या होता है इसको मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, 2 और समास हैं जो, तो द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो द्विगु समास और द्वंद्व समास जो है आपके क्या कहलाते हैं? कर्मधारय समास। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, अव्ययी, द्वंद्व, बहुब्रीहि और तत्पुरुष ये कहलाते हैं पद प्रधान। द्विगु और कर्मधारय कहलाते हैं अलग से 2 समास हैं। द्विगु समास और कर्मधारय समास को पंडित कामता प्रसाद नहीं मानते हैं, लेकिन सामान्यतः 6 समास होते हैं। तो समास की संख्या पूछेगी तो आपको बताना है 6, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब इस समास विग्रह के नियम जानते हैं। तो समास विग्रह के 2 नियम हैं मुख्यतः, तीसरा भी एक नियम है लेकिन उसको हम थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण भूमिका देंगे, लेकिन हम नियम पढ़ेंगे 3। तो समास विग्रह का जो पहला नियम है, यदि किसी समस्त पद में संधि है, ठीक है, यदि किसी समस्त पद में संधि है, मतलब किसी पद में यदि संधि है और उसका हमको समास विग्रह करना है, तो पहले हम उसका संधि विच्छेद करते हैं। अर्थात समास के पहले संधि विच्छेद को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले संधि विच्छेद की जाती है, उसके बाद समास विग्रह किया जाता है। दूसरा नियम है कि समास विग्रह करके ही समास की पहचान की जाती है। ठीक है, समास विग्रह करके ही समास की पहचान की जाती है। अब संधि और समास में थोड़ा सा अंतर होता है। तो संधि और समास में थोड़ा सा भी अंतर होता है, कुछ लोग कहते हैं बहुत सा अंतर होता है, मैं तो यही कहूंगा कि बहुत सा अंतर होता है। तो संधि सबसे पहले क्या होता है? वर्णों का खेल है। संधि में 2 वर्ण मिलके नया विकार उत्पन्न करते हैं। तो संधि 2 वर्णों के मध्य होती है, जबकि समास 2 पदों या 2 शब्दों के मध्य होता है। बहुत बड़ा अंतर होता है, वर्ण और शब्द में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो संधि क्या है? 2 वर्णों का खेल है और समास 2 पदों का, 2 शब्दों का खेल है। अब संधि में 2 वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है, ऐसा आवश्यक है। क्या कहा मैंने? संधि में 2 वर्णों के मिल जाने से हमेशा विकार उत्पन्न होगा, ऐसा आवश्यक है, मस्ट है, होगा ही होगा, विकार उत्पन्न होगा ही। विकार मतलब परिवर्तन। लेकिन समास विग्रह में ऐसा आवश्यक नहीं है। कई बार 2 शब्द मिलके केवल वही शब्द बन जाते हैं, जैसे नील और कमल को जोड़ दो तो नील कमल बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही टाइप के होते हैं समास। तो समास में कोई परिवर्तन नहीं होता, हो भी सकता है, आवश्यक नहीं है, और संधि में आवश्यक है। अब संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज आप देख लीजिए ऑब्जेक्टिव में। तो संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है। तत्सम शब्द क्या होते हैं मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, जब मैं तत्सम तद्भव पढ़ाऊंगा।
तो तत्सम यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि तत्सम लगभग संस्कृत वाले जो शब्द हैं तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, तो संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, जबकि समास तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी किसी भी शब्द में हो सकता है। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी किसी भी प्रकार के शब्द में समास हो सकता है, जबकि संधि हमेशा तत्सम शब्द में ही होगी। अब समास और एक आप डायग्राम बना लीजिए कॉपी में, जो बनाना चाहते हैं वो अपना कॉपी में एक डायग्राम बना ले। यदि आपको अच्छा लगे तो कॉपी में आप लोग मेरा पढ़ाया हुआ नोट भी कर सकते हैं। मैं अपनी नोट से, पर्सनल नोट से ये सब पढ़ाता हूं। तो समास एक कॉलम बनाइए, समास, दूसरा प्रथम पद, तीसरा बनाइए द्वितीय पद। प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं और द्वितीय पद को उत्तर पद भी कहते हैं, है ना। द्वितीय पद को अंतिम पद, उत्तर पद कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि दो ही पद है। अब समास वाला जो है कॉलम, उस पे अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, यही क्रम से लिखना है। यही क्रम आप उतार लीजिए और यही क्रम आप बना लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको समझा देता हूं क्यों। अब अव्ययी भाव समास होता है तो मैंने लिखा है प्रथम पद और द्वितीय पद। तो अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद है वो प्रधान होता है। प्रधान होता है मतलब मुख्य होता है, मतलब प्रिंसिपल होता है। अब मैं उसको जब केवल द्वंद्व पढ़ाऊंगा तब विस्तार से समझाऊंगा कि प्रधान क्या होता है, लेकिन यहाँ पर परिभाषा बनती है। सभी समास की आप परिभाषा लिख सकते हैं केवल इस कॉलम की मदद से। तो अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें प्रथम पद प्रधान और द्वितीय पद गौण होता है। गौण मतलब जिसका कोई वजूद नहीं होता, निरर्थक वाला होता है। तो प्रथम पद प्रधान, दूसरा गौण। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है। द्वंद्व समास में प्रथम पद प्रधान और दूसरा पद भी प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं, गौण होते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो ऐसे समास का नाम बताइए जिसके दोनों पद गौण होते हैं, तो बहुब्रीहि समास। ऐसा समास का नाम बताइए जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो जिसमें दोनों प्रधान होते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है तो आपको द्वंद्व बता देना है। ऐसा समास बताइए जिसका प्रथम पद प्रधान और दूसरा गौण होता है, तब आपको बता देना है अव्ययी भाव समास। अब ऐसा समास का नाम बताइए जिसमें प्रथम पद गौण और दूसरा पद प्रधान हो, तब आपका तत्पुरुष समास निकल के आता है। इसलिए इन वाले समास को क्या कहते हैं, पद प्रधान समास कहा जाता है। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि चार समास अव्ययी, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष को क्यों पद प्रधान समास कहा जाता है, क्योंकि इसमें पदों की भूमिका है। अब बचे जो निठल्ले वाले जो समास हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास, ये निठल्ले नहीं है, बहुत काम के समास हैं और कई बार परीक्षा में आते हैं। तो द्विगु समास में पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है, मतलब संख्या वाले शब्द आते हैं, जैसे चौराहा, ऐसे टाइप वाले शब्द। तो द्विगु समास संख्यावाची शब्द होता है पहला वाला, और कर्मधारय समास में उपमान होता है पहला शब्द, दूसरा शब्द उपमेय विशेषण होता है। उपमान विशेषण पहला शब्द होता है, दूसरा उपमेय होता है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये समास का एक केवल क्या था, इंट्रोडक्शन था, क्या कैसे सवाल आते हैं, समास की क्या कैसी परिभाषा होती है, समास क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, समसिक पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में आपने जाना। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और अगले वीडियो का वेट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।